सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एसएसटी विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट तैयार किया जा रहा है। पहले भी 2 सेट हमने अपलोड कर दिया था, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस सेट में कोशिश किया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव सवाल हों चारों टॉपिक से, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से 1-2 सवाल हो। साथ ही साथ मैप वर्क भी आपको करा दिया जाए ताकि आपकी तैयारी और खूबसूरत हो और आप अच्छे से तैयार होकर एग्जाम देने जाएं। आज के सेट में हमारा पहला सवाल है कि जेम्स वाट ने किसके द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया। देखिए, जेम्स वाट ने न्यू कॉमन के द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया और इसे और कारगर बना दिया। हमारा दूसरा सवाल है कि गलत कथन की पहचान कीजिए। देखिए, ये 4 कथन आपको दिए गए हैं। कह रहा है कि इसमें जो गलत है उस पर आपको टिक लगाना है। तो चलिए चारों कथन को हम लोग एक बार देख ले। पहला कहा जा रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की। ये तो सही बात है, तो ये कथन तो सही हो गया। दूसरा सवाल है कि महात्मा गांधी ने चंपारण में नील किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये भी सही है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये चंपारण कहाँ है? ये चंपारण है बिहार में। अच्छा, ये जो चंपारण आंदोलन था ये कब हुआ? 1917 1917 में। और ये भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। ये 3 सवाल आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला देख ले हम लोग। अगला कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। देखिए, ये जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसकी रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, इसकी रचना किए थे महात्मा गांधी। यानी ये कथन क्या है? गलत है। आप ये भी याद रखिएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है इसकी रचना किसने की? महात्मा गांधी ने। तो चलिए ये तो हो गया गलत। चौथा भी थोड़ा हम देख लें। कह रहे हैं कि नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का संकलन तैयार किया था। देखिए, ये भी कथन सही है। ये जो पुस्तक है इसकी रचना किसने किया? नटेशा शास्त्री ने। ये 3 कथन तो सही था। यानी इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गलत कथन बताइए, तो गलत कथन हो गया सी। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। इसमें क्या होगा कि कुछ विशेषताएं आपको दे देगा, फिर पूछेगा कि अब बताइए कि किस मृदा की पहचान है। चलिए देख ले इसको। ये कह रहा है कि इन मृदाओं का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन के कारण हुआ है। अच्छा, ठीक। और दूसरा कह रहा है कि यह मृदा जो है काजू की खेती के लिए यानी कृषि के लिए उपयुक्त है। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए निक्षालन जो शब्द है ये क्या होता है। देखिए, कोई भी जो मृदा है अगर उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो उसके जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे नीचे चले जाते हैं, जिसके कारण वो मृदा जो है अनुपजाऊ हो जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं निक्षालन यानी लीचिंग। तो देखिए, ये जो पहचान विशेषता है ये है लेटेराइट मृदा की। आंसर क्या होगा? लेटेराइट मृदा। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि भैरव देव डाको सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो अभ्यारण्य है ये कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है ये। अगला सवाल है कि गलत मिलान की पहचान कीजिए। देखिए, आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, कहीं गलत दे देगा कहीं सही दे देगा। तो ऐसा नहीं कि आप जल्दी क्वेश्चन मारने के चक्कर में गलत आंसर मार दें। चलिए, कह रहा है पहला कि जलोढ़ मृदा जो है गन्ने की कृषि के लिए उपयुक्त है। ये सही है। काली मृदा कपास की कृषि के लिए, ये भी सही है। अच्छा, काली मृदा जो है इसको और किस नाम से जानते हैं? रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी। अच्छा, सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाई गई है? हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, खास करके महाराष्ट्र का एरिया है, गुजरात, ये सब जो एरिया है यहाँ पे मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, तीसरा है लेटेराइट मृदा, ये काजू की कृषि के लिए। देखिए, ये पीछे वाले सवाल में भी ये था, तो ये भी सही है। अच्छा, डी ऑप्शन कर रहा है कि लाल मृदा जो है सेव की खेती के लिए। तो नहीं, सेव की खेती के लिए लाल मृदा उपयुक्त नहीं है। तो गलत कथन कौन सा हो गया? डी। देखिए, अगला सवाल है कि सही मिलान करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए, पहला इसमें क्या दिया गया है? एक तरफ दे दिया गया सूची के नाम और दूसरे तरफ दे दिया गया उनके विषय। देखिए, हमारे संविधान में जो भी विषय हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं इन पे कानून कौन बनाता है? भारत सरकार। राज्य सूची में जितने भी विषय होंगे उस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास। और देखिए, तीसरा है समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट।
इसमें जो विषय हैं इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को दिया गया है। लेकिन एक सवाल ये पूछता है कि मान लीजिए समवर्ती सूची के किसी विषय पे अगर राज्य सरकार कानून बना दिया और सेम ही विषय पे केंद्र सरकार भी कानून बना दिया तो किसका कानून मान्य होगा? तो आप आंसर क्या दीजिएगा? केंद्र सरकार का। ठीक ना, ये सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग इस सवाल पे आ जाए। कह रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और 3 विषय यहाँ दे दिया गया है। अब कह रहा है कि आप इसका मिलान कीजिए। तो देखिए संघ सूची में आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई मुद्दा जो कि लगे कि पूरे देश में प्रभावी हो रहा हो तो वो विषय किसको दिए गए हैं? संघ सूची को। जैसे देखिए संचार जो है ये पूरे देश में काम करेगा, तो ये विषय किसको दिया गया? संघ सूची, यानी ए का दूसरा। तो इसमें देखिए ए का दूसरा कौन है? देखिए ए का दूसरा इसमें भी है और ए का दूसरा इसमें भी है। चलिए ठीक, आगे देख लें। राज्य सूची, देखिए राज्य सूची के विषय है सिंचाई, कृषि, ये सब क्या है? राज्य सूची के विषय हैं। पुलिस। तो देखिए बी का तीसरा, तो इसमें देख लें बी का तीसरा कौन है। देखिए बी का तीसरा यहाँ मिल गया, मिला जुला के 2 से ही आपका आंसर तैयार हो गया। लेकिन चलिए तीसरा भी देख लें, समवर्ती सूची। देखिए गोद लेना जो है ये किसका विषय है? समवर्ती सूची का। अच्छा, समवर्ती सूची का एक और बहुत फेमस विषय है, वो है शिक्षा। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछते रहता है। तो समवर्ती सूची में क्या हो जाएगा? गोद लेना, यानी कि 1। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि श्रीलंका 1947 में आजाद हुआ, ठीक। और दूसरा कथन कह रहा है कि श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। देखिए कह रहा है कि दोनों कथन को आप पहले पढ़ लीजिए, अब उसमें आपको आंसर देना है। कह रहा है कि ये कह रहा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो आप पहले दोनों देख लीजिए कथन को। देखिए श्रीलंका 1947 में नहीं, श्रीलंका आज़ाद हुआ है 1948 में, यानी कि ये जो पहला वाला कथन था ये क्या हो गया? गलत। अच्छा, दूसरा श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सिंहली भाषा और तमिल भाषा ये 2 को लेके जो विवाद हुआ, ठीक ना, सिंहली और तमिल। तो बाद में तमिल भाषा के लोगों ने वहाँ पर अपनी एक संगठन बना दिया जिसे हम लोग लिट्टे कहते हैं। ये बड़ा फेमस था लिट्टे अपने समय में। इसने ही भारत में राजीव गांधी की हत्या भी की थी। तो ये जो संगठन था इसने काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे संघर्ष किया। तो यानी श्रीलंका में गृह युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चला है, यानी जो दूसरा कथन है ये कथन सही है। तो चलिए आंसर हम देख लें। सी आप देखिए, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। यहाँ 2 है, ठीक ना, यहाँ 1 हो गया। हाँ 2 सही है, यानी इसका आंसर क्या होगा? सी। हमारा अगला सवाल है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण। तो कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इस तरह के जो भी सवाल होंगे इसमें पहला आपको कोई भी एक कथन दे देगा और नीचे में उसका कारण देगा, यानी जो वो ऊपर वाला जो कथन कहा गया है क्या उसका कारण ये है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना होगा। चलिए इसमें हम लोग देख लें। कथन क्या है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता की दर पुरुषों की अपेक्षा अभी भी कम है। ये तो सही बात है, क्योंकि भारत में अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग देख लें, साक्षरता दर जो था पुरुषों में था 82%, तो महिलाओं में था 65% लगभग में। अच्छा चलो ठीक, तो भाई ये तो कथन सही है। और दूसरा उसका कारण क्या बता रहा है कि भाई महिलाओं में जो साक्षरता कम है उसका क्या कारण है। तो कह रहा है कि भारतीय समाज अभी भी प्रीति प्रधान है, यानी अभी भी हमारे समाज में पुरुषों की प्रधानता है। देखिए ग्रामीण एरियाओं में आप चले जाइए तो ये चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलती है, शहरों में धीरे धीरे तो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कथन जो है उसका ये कारण सही प्रतीत होता है। क्योंकि आज भी लोग जो है अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब बच्चियां जो हैं उनको कम स्कूल में भेज रहे हैं, तो इस कारण ही महिलाओं की साक्षरता दर आज भी कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए, यानी कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। देखिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, देखिए हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है,
इसमें भारत की 22 भाषाओं का जिक्र है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है 22 भाषा। तो देखिए ये जर्मन जो है ये तो विदेशी भाषा है, तो इसका जिक्र इसमें नहीं है। देखिए हमारा अगला सवाल है कि ज्यूसेप्पे मैत्सिनी के संदर्भ में कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी इनके बारे में जो सही बातें कही गई हैं उनको आप चयन कीजिए। देखिए ज्यूसेप्पे मैत्सिनी जो है इटली के एक महान क्रांतिकारी रहे हैं, और पहला जो कथन है ये कह रहा है कि मैत्सिनी को लिगुरिया में क्रांति करने के कारण बहिष्कृत किया गया था, ये कथन सही है। देखिए दूसरा कथन है कि मैत्सिनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन का निर्माण किया, तो ये तो सही कथन है। मैत्सिनी जो है यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन बनाया था ताकि वहाँ के बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की जा सके, तो ये कथन सही है। तो चलिए दूसरा भी सही हो गया। अब हम तीसरा देख ले। मैत्सिनी ने मैटरनिख को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। देखिए ये कथन जो है ना ये गलत है। इसमें क्या है कि ये जो मैटरनिख है ये था ऑस्ट्रिया का चांसलर। ये कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। और ये कथन मैटरनिख ने बोला है, किसके लिए? मैत्सिनी के लिए। मैटरनिख का ये कथन था कि मैत्सिनी जो है वो सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये उल्टा यहां पर दे दिया गया है, यानी इसमें मैत्सिनी के संदर्भ में दो सही कथन कौन कौन है? पहला और दूसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? देखिए ये जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, ये कब हुआ था? 1929 में, ठीक ना। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये जो अधिनियम लागू किया गया है ये लागू किया गया है 1972 में। देखिए अगला सवाल है कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है ये है ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में, बेल्जियम। देखिए अगला सवाल है कि गलत मिलान की पहचान कीजिए, यानी इसमें जो गलत है उसको आपको देखना है, ठीक। ये जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उनसे ये सवाल पूछा गया है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र डेयरी, तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जो कृषि से संबंधित हो या कृषि से जुड़े हुए और भी क्षेत्र, जैसे डेयरी हो गया, पशुपालन, ये सब। देखिए दूसरा है प्राथमिक क्षेत्र और बैंकिंग, तीसरा है प्राथमिक क्षेत्र और मत्स्यन, और चौथा है प्राथमिक क्षेत्र और कृषि। देखिए इसमें जो तीन है ये तो सही है, कृषि, मत्स्यन और डेयरी। लेकिन ये जो बैंकिंग वाला है ये क्या है? ये है गलत, क्योंकि बैंकिंग किस क्षेत्र का काम है? यह है तृतीय क्षेत्र। बैंकिंग किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। हमारा अगला सवाल है कि नीचे दिए गए कथन में पहला तो एक कथन है और दूसरा उसका कारण दिया गया है। कह रहा है कि इसे आप देखिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए इसे हम लोग देख लें। कथन कह रहा है कि एक देश की अर्थव्यवस्था पर संकट का असर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। अच्छा, कारण क्या है? कह रहा है कि वैश्वीकरण ने देश की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ दिया है। देखिए ये जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण का समान अर्थ ही होता है विश्व की अर्थव्यवस्था का एक हो जाना, यानी सारे देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो अगर किसी एक देश की अर्थव्यवस्था पे संकट आएगा तो इसका असर दूसरे पे भी पड़ेगा। मान लीजिए आप एक देश यहाँ पर है ए और यहाँ पर कोई एक देश है बी। मान लीजिए कि बी में जो है ए से व्यापार होता है, तो यहाँ से आप सामान सप्लाई करते हैं बी में, यानी आप निर्यात करते हो। अब अगर बी में कोई समस्या खड़ी हो गई, मान लीजिए बी में आर्थिक स्थिति सही नहीं रही इस देश की, तो ये क्या करेगा कि आपकी जो सामान खरीद रहे हैं लोग वो तो बंद हो जाएगा। तो भाई अगर यहाँ बंद हो गया तो आपके यहाँ भी तो असर पड़ेगा ना, क्योंकि जो कंपनी सामान भेजती होगी वहाँ पे उसको घाटा लगेगा। फिर पता चले कि वो सामान बनाना ही बंद कर दिया, फिर उससे बहुत सारे लोग बेरोजगार होने लगेंगे। यानी कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जिस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कहीं भी एक को संकट आएगा तो उससे कई सारे देश प्रभावित होंगे, ठीक ना। तो इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? ए। अब अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। देखिए अब हमारे सब्जेक्टिव सवाल में पहला जो सवाल है ये कह रहा है कि क्या संसाधनों का अति उपयोग किए बिना भी विकास संभव है, और यदि है तो उदाहरण द्वारा आप समझाएं। देखिए हमारे देश में जो भी संसाधन है वो क्या है? सीमित है, लेकिन हमें ज़रूरत बहुत अधिक है। तो अब हमें करना क्या है
कि क्या सारे संसाधनों को हम बर्बाद कर दें या सारे संसाधनों का हम ही यूज़ कर लें? नहीं, हमें अपने संसाधनों का इतने अच्छे तरीके से उपयोग करना है ताकि हमारा काम तो चल ही जाए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रह सकें। ठीक? तो कह रहा है कि आखिर में हम इसे करेंगे कैसे? तो देखिए, इसके लिए क्या करना है हमें कि हम जो भी संसाधन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक? पहले तो हम उतना ही यूज़ करें जितना हमें ज़रूरत है। पहला तो ये चीज़ हो गया, उचित उपयोग हमें करना है। अच्छा, दूसरा क्या है भाई, हम जो इन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करने के बाद जो भी उत्पाद उसमें से बच जाए, ठीक? उससे हम फिर से कोई और उत्पाद बना दें। यानी कि पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण के द्वारा हम उपयोग किए गए संसाधनों से पुनः कोई दूसरा संसाधन बना सकते हैं, जिसके कारण वो संसाधन बर्बाद भी नहीं होगा और हमारे उपयोग के लायक दूसरी वस्तुएं भी बन जाएंगी। तो ये दो काम हम किए। पहला, उचित उपयोग करना है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना है। दूसरा, जो भी चीज़ें अपशिष्ट के रूप में बच रही हैं उनसे हमें फिर कोई और चीज़ बना लेना है, तो उसका भी यूज हो गया। तीसरा हम क्या करेंगे? तीसरा हमें करना है कि हम ऐसे संसाधनों का उपयोग करें जिनकी खत्म होने की संभावना नहीं हो। हम ऐसे संसाधन यूज न करें जो एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा न मिले। जैसे ऊर्जा में देखिए आप, दो तरह के ऊर्जा के स्रोत आप देखे होंगे, एक होता है अनवीकरणीय और दूसरा नवीकरणीय। देखिए, अनवीकरणीय में क्या क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है। ये सब जो है अगर एक बार खत्म होगा तो जल्दी दोबारा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन नवीकरणीय जो संसाधन है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सबों का अगर हम उपयोग करते हैं तो ये खत्म नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? अनवीकरणीय का उपयोग कम करना है और नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग ज़्यादा करना है, जिससे संसाधन बचा रहे। साथ ही साथ हम एक चीज़ और देखें कि जो घरों से अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, मान लीजिए घरों से जो भी खाना का बचा हुआ खाना है या सब्जियों के जो छिलके हैं, ये सब, और साथ ही साथ जो औद्योगिक उत्पादन से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, उसका उपयोग भी सरकार आजकल अलग-अलग तरीके से कर रही है। जैसे कि एक विद्युत निर्माण में उसका उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ उससे विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुएँ बनाई जा रही हैं। और आजकल तो आप देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका उपयोग सड़क निर्माण में भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो संसाधनों का अति उपयोग किए बिना, संसाधनों का उचित उपयोग करके, पुनर्चक्रण करके, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके हम अपना विकास कर सकते हैं और अपने संसाधन को हम बचा भी सकते हैं। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि एक के लिए जो विकास है, क्या वो दूसरे के लिए भी ऐसा हो सकता है कि वो विकास ना हो? या हो सकता है दूसरे के लिए विनाशकारी हो? तो इस कथन को जो है कह रहा है कि आप उदाहरण के द्वारा इसकी समीक्षा कीजिए। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो किसी के लिए तो विकास के रूप में हम देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उससे बहुत सारे लोग ऐसे हों जो प्रभावित हों, जिनके लिए वो विकास ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख लें, देखिए जो बड़े-बड़े डैम का निर्माण किया जा रहा है, इस डैम के निर्माण से काफ़ी फ़ायदा है। भाई, बिजली का उत्पादन होगा, नहरों का निर्माण होगा, पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा उन क्षेत्रों को, तो विकास तो बहुत हुआ, यानी कुछ लोग तो बहुत फ़ायदा में आएँगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि बाँध के निर्माण से उस क्षेत्र में जितने लोग विस्थापित होंगे, ठीक? जितने जीव-जंतु वहाँ से प्रभावित होंगे, जितने पेड़-पौधे वहाँ से प्रभावित होंगे, यानी पर्यावरण को भी नुकसान होगा, जो रहने वाले लोग हैं, उनका अपना घर-बार वहाँ से खत्म हो जाएगा। तो किसी के लिए तो बाँध काफ़ी लाभदायक हुआ, लेकिन हो सकता है जो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हों, उनके लिए वो चीज़ें जो हैं, उन्हें लगे कि यार ये मेरे लिए कोई विकास नहीं है। तो ये तो हो गया पहला। अच्छा, दूसरा हम देख लें, परिवहन के साधनों का जो विकास हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बड़े-बड़े हाईवे बन रहे हैं। तो भाई, बड़े-बड़े हाईवे बन रहे हैं, ये तो देश के विकास के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा होगा। लेकिन जिन लोगों का ज़मीन उसमें चला गया या जिनका गाँव उसमें हटा दिया गया, तो उनके लिए लगता है कि यार ये मेरे लिए तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, इसमें हम तीसरा उदाहरण देख लें। आज के दिनों में आप देखिएगा कि जो पुराने मंदिर थे, उनमें बड़े-बड़े कॉरिडोर बन रहे हैं। जैसे कि बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का बना, विंध्याचल एक है उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी बड़े कॉरिडोर बन रहे हैं। मथुरा में हल्ला है कॉरिडोर बनने का। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया। तो इस तरह से जो मंदिर बन रहे हैं, मान लीजिए जो बहुत बड़े एरिया में डेवलप किया जा रहा है, तो भाई डेवलप हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जो पर्यटक जा रहे हैं उन्हें जाने में सुविधाएँ होंगी। काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा लोगों को। लेकिन आप सोचिए कि उस मंदिर के आस-पास जो लोग बसे हुए थे, जिनकी जीविका उस मंदिर से ही चल रही थी, जब उन्हें वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो फिर वो कहाँ जाएँगे?
फिर उन्हें वो मंदिर से ही उनकी कमाई थी। अब मान लीजिए अगर मंदिर से 2 किलोमीटर दूर उनको एक दुकान दे भी दिया जाए तो उनके लिए तो फायदेमंद हुआ नहीं। तो यानी कि ये मंदिर के आसपास जो कॉरिडोर बन रहे हैं वो किसी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है उसमें हजारों लोग ऐसे हों जिनके लिए वो लगता होगा कि यार मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि ये एक के लिए तो विकास है लेकिन दूसरे के लिए विकास नहीं हो। यहाँ तक हो सकता है और दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। देखिए हमारा अगला सवाल है कि किसी भी दल को, जो राजनीतिक दल है, उन्हें हम कब राष्ट्रीय दल कहेंगे और कब राज्य स्तरीय दल कह सकते हैं, ठीक ना। इसके लिए आखिर में कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देख लें कि किसी भी दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा कब दिया जाता है। तो हम सबसे पहले इस पे चर्चा कर लें। देखिए कोई भी पार्टी है उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा कब दिया जाएगा, जब वो राज्य विधानसभा के चुनाव में, ठीक ना, जब राज्य विधानसभा में मान लीजिए जो चुनाव हो रहा है उसमें जितना वोट पड़ेगा उसका जो वैध मत है उसका 6% वोट उसको लाना होगा। साथ ही साथ 2 विधानसभा की सीटें भी लानी होगी। जैसे अभी देखिए बिहार में चुनाव चल रहा है, तो बिहार में अगर किसी दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करना है तो मान लीजिए जितना भी वोट होगा, जो वैध वोट होगा, मान के चलिए कि अगर 2 करोड़ वोट हुआ तो उसका आपको 6% वोट लाना होगा, ठीक ना। और साथ ही साथ 2 विधानसभा की सीट भी आपको जीतना होगा। तो ये तो हो गया पहला कंडीशन। चलिए अब हम दूसरा कंडीशन देख ले। देखिए मान लीजिए अगर विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा के चुनाव में उस राज्य में, जिस राज्य में उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा लेना है, जो भी वोट पड़ेगा उसका 6% लाना होगा। विधानसभा में भी 6% था और लोकसभा में भी 6%। लेकिन एक अंतर क्या आया, विधानसभा में आपको 2 सीट जीतना था लेकिन लोकसभा में आपको 1 सीट जीतना होगा। अगर आप 6% वोट और लोकसभा की 1 सीट जीत जाते हैं तो आप उस राज्य के राज्य स्तरीय दल के दर्जा प्राप्त कर लेंगे। चलिए ये कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन हम लोग देख लें। मान लीजिए वोट को छोड़ दीजिए, आपकी 6%, 8%, इसको हटा दीजिए। अगर किसी पार्टी को वहां की विधानसभा की जो कुल सीटें हैं, अगर उसका 3% सीट या 3 सीट, मान के चलिए आप बिहार का ले लीजिए, बिहार में टोटल सीट कितनी है 243, तो 243 का अगर 3% सीट आपको जीतना है तो अब मान के चलिए 2 4 6 7 यानी 8 सीट लगभग आपको जीतना होगा। 8 सीट या कराए क्या 3 सीट, अब दोनों में ज्यादा कौन है, तो ज्यादा तो 8 सीट है। यानी कि अगर आपको राज्य स्तरीय दल का दर्जा लाना है और वोट प्रतिशत को हटा दिया जाए तो आपको कम से कम 8 सीट वहां जीतनी होगी, तब जाके आपको राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जाएगा। अच्छा एक और कंडीशन है, चौथा कंडीशन। अब देखिए चौथा कंडीशन पर हम लोग चर्चा कर लें। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विधानसभा या लोकसभा का अगर मान के चलिए कि आप कोई सीट नहीं जीते, जैसे पहले वाले में कंडीशन क्या था 6% वोट लाना है, 2 सीट लाना है। लोकसभा में क्या है भाई 6% वोट और 1 लोकसभा का सीट। या तीसरा कंडीशन क्या था 3% सीट या 3 सीट जो ज्यादा हो। मान के चलिए कि आपको एक भी सीट नहीं आ रहा है तो क्या आपको मिल सकता है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा, आपको मिल सकता है यदि आप राज्य विधानसभा का चुनाव है या लोकसभा के चुनाव है उसमें अगर आपको 8% वोट मिल गया और सीट आपको एक भी ना मिले फिर भी आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये 4 कंडीशन है, चारों आप ध्यान में रखिएगा। अब हम देख लें कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता कब दी जाएगी। अभी तो हमने देखा था राज्य स्तरीय दल का दर्जा, अब राष्ट्रीय दल का दर्जा आपको कब मिलेगा। देखिए अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में, ठीक ना, अगर राज्य स्तरीय दल का दर्जा उसे मिला हुआ है तो उसे हम राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। अगर 4 राज्य में वो राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो वो एक राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेगा। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कम से कम 4 राज्यों में जितना भी वोट पड़ रहा है उसका जो वैध मत है उसका 6% आपको प्राप्त करना होगा। और साथ ही साथ आपको 4 लोकसभा की सीटें जीतनी होगी, चाहे वो 4 लोकसभा की सीट आप एक राज्य से जीत जाइए या चारों मिलाकर जीत जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 राज्यों में आपको टोटल वोट का 6% वोट और 4 लोकसभा की सीट आप जीतिएगा, तब जाके आपको एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा।
अब देखिए तीसरा कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाएगी यदि वह लोकसभा की कम से कम 2% सीट जीतता है। लेकिन आपको इसमें एक चीज ध्यान देना होगा कि जो 2% सीट आप जीतिएगा वो 3 अलग अलग राज्यों से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही राज्य से आप 2% सीट जीत जाइए। देखिए लोकसभा में टोटल सीट कितनी है, 543। अब अगर 543 का हम 2% निकालें तो ये मान के चलिए आपकी 11 सीट हो गया लगभग। यानी आप अगर लोकसभा के चुनाव में 11 सीट जीत जाते हैं तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। लेकिन कंडीशन इसमें क्या लगाया गया कि ये जो 11 सीट है किसी एक राज्य से आपको नहीं लाना है, ये आपको लाना है कम से कम 3 राज्यों से। मान लीजिए किसी से 5 ला दिए, किसी से 4 ला दिए, किसी से 4 ला दिए, इस तरह से करके आपको 3 अलग अलग राज्यों में लाना होगा 2% सीट, तब जाके आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो ये जो कंडीशन है ये है किसी भी दल को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल प्राप्त करने की। देखिए हमारा अगला सवाल है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर जो है ये देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, ये है भी बड़ा, लेकिन आपको अगर ये 5 नंबर का सवाल आएगा तो आपको 120 या 130 शब्द में आपको आंसर देना होगा। ये अगर 180-90 शब्द में तैयार किया गया है तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि ये टॉपिक आपको समझाना था, इसीलिए थोड़ा सा इसके आंसर को बड़ा किया गया है। जब आप एक बार इसको समझ लीजिएगा तो आप खुद से भी इसके आंसर को छोटा कर सकते हैं। अब हम लोग इस प्रश्न पे चर्चा कर लें। देखिए इटली जो है पहले कई सारे राज्यों में डिवाइड था, ठीक ना, 7 या 8 राज्य अलग अलग थे। अच्छा, इन सब राज्यों पे अलग अलग लोगों का अधिकार कर दिया गया था। जैसे 1815 का जो वियना कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो आप यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें ये चर्चा आई थी, 1815 का वियना कॉन्फ्रेंस। उसमें क्या किया गया कि इटली के जो राज्य थे उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया, एक उत्तर का, फिर एक मध्य का और एक साउथ वाला हिस्सा। उत्तर में जो 2 बड़े राज्य थे लोम्बार्डी और वेनेसिया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोम्बार्डी और वेनेसिया, इन पे दे दिया गया ऑस्ट्रिया का अधिकार। यानी ऊपर में किसका अधिकार हो गया, ऑस्ट्रिया का। मध्य में जो है इस पे दे दिया गया पोप का अधिकार। अच्छा, तीसरा जो साउथ वाला हिस्सा है जिसमें नेपल्स और सिसिली के राज्य हैं, इस पे दे दिया गया पंजाब फ्रांस के जो बुर्बो राजवंश था वहाँ का एक शासक यहाँ नियुक्त कर दिया गया। यानी यहाँ पर आप देखिए तो फ्रांस का अधिकार हो गया। यानी एक इटली पे अलग अलग देश के लोग शासन कर रहे हैं, ऊपर में ऑस्ट्रिया, बीच में पोप कर रहा है और नीचे में फ्रांस। अब अगर हम पूरे इटली को मिलाकर एक देश बनाना चाहते हैं तो इसके लिए तो आप तीनों से लड़ना होगा आपको। तो भाई तीनों से लड़ना इतना आसान भी तो नहीं है ना, लेकिन अब लड़ना है तो लड़ना है। देखिए अब इसमें क्या होगा कि जो इटली का जो सबसे बड़ा राज्य था वो था सार्डिनिया पिडमोंट, और वहाँ का जो शासक था जिसका नाम था विक्टर एमेनुअल, और वहाँ का प्रधानमंत्री था काउंट कैमिलो द काबूर। ये दोनों का नाम आप ध्यान में रखिए, सार्डिनिया पिडमोंट राज्य का नाम विक्टर एमेनुअल और वहाँ का प्रधानमंत्री काउंट कैमिलो दी कैबूर। ये दोनों का बड़ा योगदान है इटली के एकीकरण में। साथ ही साथ जो इटली के महान क्रांतिकारियों की लिस्ट में आप देखिएगा तो ये 2 नाम सबसे बड़े हैं, ज्यूसेपे मैत्सिनी और गैरी बाल्डी। देखिए मैत्सिनी जो है इसने क्या किया था कि इटली में 2 संगठन बनाया था, एक तो यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप, और ये दोनों संगठन के द्वारा उसने वहाँ के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत कर दी थी। अब देखिए हुआ क्या कि जब सार्डिनिया पिडमोंट ने ये बीड़ा उठाया कि हमें इन सारे राज्यों को मिलाकर एक इटली करना है, तो सबसे पहला लड़ाई तो आपको ऑस्ट्रिया से करना है। ऑस्ट्रिया से लड़ाई करके 1858 में, ठीक ना, ऑस्ट्रिया से लड़ाई हुआ, लेकिन निर्णायक लड़ाई ये नहीं हो पाया। फिर भी जाकर क्या हुआ कि जो ये 2 राज्य थे लोम्बार्डी और वेनेसिया, इसमें लोम्बार्डी को उन लोगों को मिल गया इटली को। तो भाई जो 2 बड़े राज्य थे उसमें एक तो मिल गया 1858 के लड़ाई के द्वारा। चलिए एक काम तो हो गया। अब दूसरा देखिए क्या हुआ कि जब लोम्बार्डी जीत गया इटली, तो और जो छोटे राज्य थे जैसे मोडेमा, परमा, टस्कनी, ये सब इन्होंने जनमत संग्रह के द्वारा तय किया कि हम जाएंगे सार्डिनिया पिडमोंट के साथ। यानी मध्य इटली के भी कुछ राज्य अब शामिल हो गए। अब देखिए अब बचा नीचे वाला यानी साउथ वाला, तो उसमें 2 बड़े राज्य कौन थे, नेपल्स और सिसिली के। तो वहाँ पे क्या किया गया
कि जनता को विद्रोह करने के लिए तैयार कर लिया गया कि वहाँ का राजा चूंकि फ्रांस का था तो भाई जनता विद्रोह करके और शामिल हो जाए इटली में। और इसमें एक बड़ी भूमिका किसने निभाई? गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी भी अपने स्वयंसेवकों का एक दल रखा था जिसका नाम था लाल कुर्ती, और इन सब ने मिलके वहाँ पे विद्रोह कर दिया। और इतना बड़ा विद्रोह हुआ कि वहाँ का जो फ्रांस का शासक था वो वहाँ से भाग गया। यानी वो दोनों राज्य भी अब इटली के साथ शामिल हो गए। यानी हम लोग देखें तो 1861 तक इटली में काफ़ी क्षेत्र शामिल हो गए और विक्टर एमेनुअल जो है वो इटली का शासक घोषित हो गया है 61 में। लेकिन देखिए दो अभी भी बड़े राज्य जो हैं अभी उसे नहीं मिले हैं। कौन कौन? एक तो लोम्बार्डी वाला जो अभी सॉरी वेनेसिया वाला जो अभी किसके अंडर में है? ऑस्ट्रिया के अंडर में है। ठीक ना, ये जो वेनेसिया है इस पर अभी भी ऑस्ट्रिया का अधिकार है, तो ये अभी नहीं मिला है। चलिए ठीक। और दूसरा जो रोम है जिस पे अभी भी पोप का अधिकार बना हुआ है, तो भाई इसको कैसे लिया जाए? देखिए एक लेना है वेनेसिया, ऑस्ट्रिया से अभी बड़ा राज्य है, और एक आपको रोम लेना है जिस पे अभी पोप का अधिकार है। अब देखिए इसमें अब क्या करना है, 1866 में यानी 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में युद्ध हो गया। ये प्रसा कहाँ है? ये प्रसा है जर्मनी में। तो ये जब दोनों आपस में लड़ने लगे तो इसका फायदा इटली ने उठाया। इटली क्या किया कि प्रसा के साथ शामिल हो गया और बोला कि अगर इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार होगी तो जो ये हमारा वाला क्षेत्र वेनेसिया लेके बैठा हुआ है इसे आप हमें दे दोगे। तो उसमें क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया की हार हो गई और वेनेसिया जो है इटली को मिल गया। चलिए एक काम तो हो गया 1866 में। अब देखिए अब रोम पे अधिकार करना था, क्योंकि रोम अपने समय का बहुत फेमस शहर रहा है ये, और इटली वाले चाह रहे थे कि हम रोम को ही अपनी राजधानी बनाएं। लेकिन यहाँ पे अभी भी किसका अधिकार था? पोप का। अच्छा, इस पोप की सुरक्षा के लिए फ्रांस की सेना यहाँ पर थी। किसकी सेना थी? फ्रांस की। अब क्या हुआ कि 1870 में 4 साल के बाद फ्रांस और प्रसा में फिर से लड़ाई हो गई। जैसे उस समय प्रसा और ऑस्ट्रिया में हुआ था उसी तरह से 70 में लड़ाई किसके बीच में हुई? फ्रांस और प्रसा के बीच में। अब जब फ्रांस और प्रसा आपस में लड़ने लगे तो पोप की सुरक्षा में जो फ्रांस की सेना थी उसे फ्रांस ने वापस बुला लिया, क्योंकि भाई अब तो उसी के देश के साथ लड़ाई हो रही है। तो पोप की सुरक्षा में जो सेना थी वो तो वापस आ गई फ्रांस। तो इसका फायदा किसने उठाया? इसका फायदा उठाया इटली ने। अब इटली ने तुरंत क्या किया कि पोप पे अटैक करके वहां जो रोम शहर था उस पर कब्जा कर लिया, और इस प्रकार रोम पे भी कब्जा हो गया इटली का। और जून 1871 में इटली का जो एकीकरण का कार्य था वो लगभग पूरा हो गया और विक्टर एमेनुअल जो है एकीकृत इटली का शासक घोषित हो गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हुआ। देखिए हमारा अगला सवाल है कि बागानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी। इस कथन की हमें समीक्षा करनी है। देखिए ये कथन सही है कि बागान में जो काम करने वाले लोग हैं इनका महात्मा गांधी के विचार और स्वराज को लेकर अपनी अलग अवधारणा थी। इसके पीछे का कारण क्या था कि देखिए स्वराज का मतलब क्या होता है? अपना राज। अपना राज का उद्देश्य उस समय क्या था कि अंग्रेजों से मुक्ति। पूरे देश के स्तर पर हम समझे तो स्वराज का अर्थ तो यही था ना कि अंग्रेजों से मुक्ति हमें मिल जाएगी और हमें अपना राज मिल जाएगा। लेकिन अब आप देखिए जो व्यक्ति जिस अवस्था में रहता है, अगर मान लीजिए कोई जंगल में रह रहा है और उसे जंगल से बाहर ही नहीं आने दिया जा रहा है, तो उसके लिए तो सबसे बड़ी मुक्ति यही है कि यार हमें जंगल से बाहर करो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा शोषण कर रहा है, कोई जमींदार हो या कोई भी हो, तो उस व्यक्ति से अगर आप पूछिएगा कि आपके लिए स्वराज क्या है, तो वो अंग्रेज को क्या जानता है? उसे तो यही लगेगा कि भाई ये जो जमींदार हम पे ये कब्जा किया है इससे हमें मुक्ति मिल जाए। तो देखिए उसी तरह से ये जो बागान में काम करने वाले लोग थे वहां पे क्या पास किया गया था जिसे हम लोग कहते हैं अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859 यानी 1859। इसमें क्या था कि कहा गया कि मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की इजाजत नहीं थी। देखिए बागान में जो काम करने वाले लोग थे वो जनरली चाय बागान थी असम वगैरह साइड में, तो वहां पे जो घेराबंदी थी उससे मजदूरों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था इस नियम के द्वारा।
अब जब गांधी जी आए देश में और लगा कि एक नया मतलब विचार उत्पन्न हो रहा है, लोगों को लगा कि अब अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाएगी, तो बड़े आंदोलन होने लगे। लेकिन अब जो मजदूर वहाँ एक घेरे में बंद है, उसके लिए तो यही लगा कि अब गांधी जी आ गए हैं, तो ये जो घेरा बंद है, यानी जो ये नियम बना दिया गया है कि बागान छोड़ के आपको नहीं जाना है, ये नियम अब मानने की जरूरत नहीं है। और वो क्या किए कि इस पूरे नियम को तोड़ते हुए वहाँ से भाग निकले और अपने अपने गांवों की तरफ जाने लगे। उन्हें लगा कि अब स्वराज आ जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे और हमें अपने गांवों में ज़मीन का टुकड़ा मिल जाएगा, हम वहीं अपनी खेती बाड़ी करने लगेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बागान में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्वराज का सबसे बड़ा अर्थ यही था कि जो हमारे ये जो शोषण हमारा हो रहा है, यानी जो चारों तरफ से घेराबंदी करके हमें रखा गया है, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। अब देखिए हमारा अगला सवाल है कि ये जो विभिन्न बंदरगाह दिए गए हैं, ठीक ना, बंदरगाह क्या होते हैं? ये समुद्री पतन है जहाँ से पानी की जहाज़ें खुलती हैं। तो ये कुछ फेमस बंदरगाह हैं जो हमारे मैप के वर्क में काम आएंगे, ठीक ना। पहले तो इसको आप नाम याद भी कर लीजिएगा। पहला क्या है? कांडला। ये कांडला का बंदरगाह कहाँ है? गुजरात। फिर है मुंबई, ये कहाँ है? महाराष्ट्र। मार्मागोआ, गोवा। न्यू मंगलोर, कर्नाटक। कोच्चि, केरल। फिर देखिए तूतीकोरिन कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। चेन्नई कहाँ है? ये भी है तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। और हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये जो 10 बंदरगाह हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, उन्हीं को इसमें रखा गया है, ठीक ना। तो इनको आपको याद रखना है। और अब हम इन्हें मैप पे भी देख ले। देखिए हमारा पहला क्या था? कांडला। ये कांडला कहाँ है? गुजरात में। दूसरा है मुंबई, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तीसरा मार्मा गोवा, ये कहाँ है? ये है गोवा में। गोवा देखिए एकदम छोटा सा है, वहाँ दिखाया गया है। फिर चौथा है न्यू मंगलोर, ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। पांचवा था कोचीन। कोचीन कहाँ है? केरल में। यानी पश्चिम दिशा में हम देखें तो ये 5 है: कांडला, मुंबई, मार्मा गोवा, न्यू मंगलोर और कोचीन। अब हम पूरब की तरफ देख लें। देखिए ये है पहला तूतीकोरिन, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक और है चेन्नई, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए विशाखापट्टनम, ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। चौथा है पारादीप। पारादीप कहाँ है? ये उड़ीसा में। और पांचवा है हल्दिया। हल्दिया कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से मैप पे भी आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सवाल अगर आएगा तो सही मैप लगाइएगा, इससे बड़ा आसानी से नंबर मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा ये सेट पूरा हुआ। इस तरह से कई सारे सेट अभी आपको उपलब्ध करा देंगे। अगर फरवरी में भी एग्जाम हो रहा है तो अभी ये तो तीसरा सेट है, और आगे जल्दी जल्दी थोड़ा सा सेट ला देंगे ताकि आपको महत्वपूर्ण सवाल पे चर्चा हो जाए। देखिए सवाल पे अगर चर्चा हो जाएगी और सवाल आप समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन को छोटा या बड़ा करना ये आसान है, अगर टॉपिक आप समझ गए हैं तो। लेकिन अगर आप टॉपिक नहीं समझ रहे हैं तो क्वेश्चन को छोटा बड़ा करना काफ़ी दिक्कत आपको आएगी। इसलिए आप बड़े आंसर को देख के डरिएगा मत, उसको एक बार आप समझिए, एक बार उसको पढ़िएगा, तो आपको लगेगा कि वो आप ही की बातें कही गई है, चूंकि आपकी भाषा में कही गई इसलिए वो आंसर बड़ा हो गया है। ठीक, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करते रहिए। जो भी महत्वपूर्ण सवाल है इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कीजिए उसको। आज जब एक बार आप नहीं समझ में आए तो फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो। चलिए, थैंक यू।